आइसोलेशन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईआर, ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में स्टडी थी, आइसोलेशन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि इसका फिजिकल स्ट्रक्चर, उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है ईआर की, और किस तरह इसको आइसोलेट किया जाता है। सही है बेटा। अच्छा, इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। अच्छा, ये आप अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो इसकी जो है ये आपको पिक नजर आएगी न्यूक्लियस की, ठीक है। न्यूक्लियस के बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, और ईआर जो है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहाँ पे एसोसिएटेड है, ठीक है, कहाँ पे एसोसिएट है वो भी आप नजर देख सकते हैं। अगर आप टॉप ऑफ लेफ्ट के टॉप ऑफ द देखें, टॉप पे देखें लेफ्ट कॉर्नर पर, तो आपको सेल नजर आएगा, ब्लू सेल जो है आपको नजर आएगा, इसमें जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट है। और ये जो आपको ब्लू जो है लाइट ब्लू और ब्लू आपको नजर आ रहा है, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसके अलावा और भी ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अगर आप देखेंगे तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो है उसकी जो है मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके जो हैं कुछ यूनिक फंक्शंस भी हैं, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसको अगर मैग्नीफाई करके हम इसको जो है एक्सप्लोर करके नजदीक से देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये लाइक अ ग्लोबुलर इसकी बॉडी होती है, और ये सेल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है। इसके जो है 2 टाइप्स के होते हैं ईआर, ग्रेन्युलेट यानी कि विद राइबोसोम्स एंड विदाउट राइबोसोम्स, जिसको स्मूथ ईआर भी कहा जाता है और रफ ईआर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था रफ ईआर और स्मूथ ईआर के बारे में। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ी थी आइसोलेशन, इसको हम आइसोलेट किस तरह करते हैं, किस तरह यानी कि हम सेल से इसको अलग आइसोलेट कर सकते हैं। तो उसके जो है मेथड है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, एक प्रॉपर जो है इसका न्यूट्रिएंट मीडिया है, और एक प्रॉपर जो है इसका प्रोटोकॉल है जो हम यूज करते हैं। उसके बाद जो है हम उसको पीसेस में लेके लास्ट में हम इसके 2 टाइप्स आइसोलेट करते हैं, टोटल ईआर यानी कि जिसके अंदर रफ और स्मूथ मिक्स होते हैं, और जो है और इसके अलावा जो है ईआर और रफ ईआर को भी हम सेपरेट कर लेते हैं, जो कि वेजिकल फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये वो था प्रोटोकॉल जिसके ऊपर लिखा लिखा हुआ है किट कंपोनेंट्स एंड स्टोरेज, क्या क्या इसके लिए चीज़ें रिक्वायर है, जिस तरह की ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, या इसके अलावा और जो चीज़ें जो आपके पास रिक्वायर पोटेशियम क्लोराइड है, या होमोजेनाइजेशन का जो प्रोसीजर है, क्या क्या यूज़ किया जाता है, कौन कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट थी। अच्छा, इसके बाद आपको एक मैंने साइकिल दिखाई थी, जो साइकिल आपके सामने है, लाइफ साइकिल तो नहीं कह सकते, ओवरव्यू आप कह सकते हैं आप ईआर एनरिचमेंट प्रोसीजर का, ठीक है, किस तरह सुपरनेटेड होता है, किस तरह इसको जो है होमोजेनाइजेशन बफर में से पास आउट किया जाता है, इसके क्या क्या स्टेजेस हैं, और लास्ट में आपको क्या जो है वो मिलता है, ठीक है। इसके ये आप लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर्स, मीन के मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये ईआर में किस तरह जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो आज हम इसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर, द ईआर 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ इंट्रासेल्यूलर, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम टाइप्स तो बता दिए थे, लेकिन उनकी डिटेल नहीं बताई थी। अच्छा, जो ईआर है बेसिकली जो बेस करता है वो 3 एलिमेंट्स पे बेस करता है। नंबर 1 सिस्टर्नी क्या होते हैं कि एक फ्लेटेड जो है फ्लेटेड स्ट्रक्चर्स होता है, जस्ट लाइक अ पैरेलल, जस्ट लाइक जो है वो स्पाइरल फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद ट्यूब्यूल्स होते हैं और वेजिकल्स होता है। वेजिकल्स का मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया है। सबसे पहले आ जाते हैं सिस्टर्नी, यानी कि आप ये समझ लें कि फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 चीजों पे फॉर्म करता है, 3 एलिमेंट्स हैं जिसपे ये जो है पूरा फॉर्मेशन होती है, ईआर बनता है। नंबर 1 आ जाता है सिस्टर्नी, ठीक है। दीज आर फ्लैटेंड अनब्रांच्ड सेक लाइक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये किस तरह होते हैं, फ्लैटेड होते हैं, इसके कोई ब्रांच नहीं होते, अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, और सेक लाइक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है, दे लाई इन स्टेक्स पैरेलल टू वन अनदर। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेक्स? स्टेक्स आपको पता है, और ये पैरेलल फॉर्म में होते हैं, यानी कि इनकी जो फॉर्मेशंस होती हैं, दे लाई इन स्टेक्स पैरेलल टू वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और पैरेलल फॉर्म के होते हैं। अगर स्टेक्स लफ्ज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हाट डू मीन बाय स्टेक्स। जी बेटा, स्टेक्स को आपको पता है ना, स्टेक्स क्या होता है?
नहीं सर, नहीं पता। अच्छा, स्टेक्स किसको कहा जाता है? स्टेक एक जो है टेक्निकल वर्ड है। स्टेक का मकसद ये होता है कि अगर जस्ट लाइक आप कभी गोडाउन्स आपने देखे जहाँ पे पैक किए जाते हैं, या जहाँ जहाँ पे वीट की या ग्रेन है या मेज है उनको जो है रखा जाता है, या शुगर के होते हैं या राइस के होते हैं, बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, बड़े बड़े गोदाम होते हैं। तो वहां पे जो होते हैं जो बोरियों को रखा जाता है वो वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। तो वो जो ऊपर अरेंजमेंट जो होती है उसको स्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, या अगर आप जैसे बिस्किट ले लेते हैं, बिस्किट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, तो वो एक स्टेक फॉर्म में रखे जाते हैं। यानी कि इस तरह की फॉर्मेशंस होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट बेटा, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ ईआर की। ये नेक्स्ट वाली आप अगर तस्वीर देखें तो ये स्टेक्स के लायक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर है या एसोसिएट है और पैरेलल फॉर्म के अंदर है, तो इसको स्टेक कहा जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, दे लाई इन स्टेक्स पैरेलल, पैरेलल और स्टेक फॉर्म में होते हैं टू वन एनदर, एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए होते हैं पैरेलल फॉर्म में। दे बियर राइबोसोम्स ऑन द सरफेस दैट देयरफॉर अपीयर्स रफ। अच्छा, इनकी जो सरफेस पे हैं वो डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसी वजह से जो है ना, ये मेन काज है, इसी वजह से इसको रफ कहा जाता है। वैसे वो रफ का मकसद ये कि ग्रेन्युलेटेड, यानी कि उस पे इस तरह कह रहे हैं कि एक होता है स्मूथ, बिल्कुल, यानी कि जो है वो स्मूथ यानी कि सॉफ्ट है, और एक दूसरे पे ग्रेन्यूल्स हैं। ग्रेन्यूल्स का मकसद दाने दाने, जो कि राइबोसोम्स स्ट्रक्चर होता है, जो कि एसोसिएट होते हैं, तो इसीलिए ये जो है रफ नजर आते हैं। ठीक है, अच्छा, इट कंटेन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ये जो है प्रोटीन का पूरा नाम भी है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि आपको पता है ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि इसके कार्बोहाइड्रेट के साथ जो मिलके जो बनाते हैं, और इससे जो है शुगरी सब्सटेंस वगैरह के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। अच्छा, आगे चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। अच्छा, अब आप देख लें, ये आप अपर साइड पे देखें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद जो बीच में जो स्पेस आपको नजर आए इसको ल्यूमन कहा जाता है, इंटरनल स्पेस को। ठीक है, और इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियर एनवेलप भी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है, ये एसोसिएट होता है किसके साथ एसोसिएट होता है? न्यूक्लियस से के स्ट्रक्चर इसके साथ जो है वो एसोसिएट होता है। उसके बाद ये जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ भी जुड़ जाते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन तक एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं। जी रहमा बेटा, क्या आप पूछना चाह रही, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? जी बेटा, रहमा पता नहीं, रहमा वदूद, जो भी है बच्चा, आप क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? नो सर, गलती से एड्रेस हो। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो बेटा दोबारा सुन लें, अपर साइड पे आप टॉप देखेंगे तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद उसकी तीन जो है और दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के बीच वाला जो स्पेस है वो ल्यूमन कहलाता है। ठीक है, वो इसमें भी मिनरल्स डिपोजिशंस होती हैं, लेकिन जो है वो इसमें बड़ा डिटेल के साथ है, यानी कि इसके अंदर आप इसे समझ लें कि स्पेस है जो कि ल्यूमन कहला जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का स्ट्रक्चर जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, जो कि स्टार्ट होता है न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, यानी कि ये वन सेल टू अनदर सेल भी इसकी कम्युनिकेशंस होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है बेटा अपनी वीडियोस जो है वो ऑफ कर दें, बेटा अपनी वीडियोस जो है वो ऑफ कर दें। ठीक है, तो क्या होता है कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स के अंदर जो होता है न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन तक इसका जो है वो पोर्शन एसोसिएट होता है। ठीक, ये जो है आप एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके बाद हम जो आप जो है जी बेटा फातिमा, सईदा फातिमा। सर सॉरी, गलती से हो गया था वो। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सिस्टर नहीं नजर आएगा। ठीक है, सिस्टर नहीं आकर आप देखेंगे तो ये पैरेलल है। ठीक है, और जो है इसका स्ट्रक्चर जो है लेमिलिया और राइबोसोम्स इसके साथ अटैच हैं। ठीक है, और ये जो है सिस्टर नहीं का अलग से सेपरेट स्ट्रक्चर है। इसके बाद वेजिकल्स आपको सामने नजर आ रहे हैं,
इसके फिग ए पे सिस्टर्नी और फिग बी पे आपको वेसिकल्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। और जो है फिग सी के अंदर आप देखेंगे ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डिफरेंट शेप्स के अंदर होते हैं, इरेगुलर शेप में होते हैं, और इसको जो है ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, जो कि इलांगेटेड होते हैं। हालांकि जो सिस्टर नहीं होते वो अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, और ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है। ये जो है 3 टाइप्स के जो है न्यूक्लियर ईआर पाए जाते हैं, 3 टाइप्स के, या 3 बेस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये सिस्टर्नी की तरह भी होते हैं, ट्यूब्यूल्स की तरह भी होते हैं, और वेसिकल्स की तरह भी होते हैं। अच्छा, ये दोबारा वही फॉर्मेशंस आ गई, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब आपको आई होप ये कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमने सिस्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन अब ट्यूब्यूल्स में आपको पढ़ा देता हूँ। अब आपने पिक देख ली होगी ट्यूब्यूल्स की, ठीक है। अच्छा, दीज आर इरेगुलर ब्रांचिंग एलिमेंट्स। अगर देखा जाए तो इनके अंदर ब्रांचेस हैं ट्यूब्यूल्स के अंदर, हाउएवर सिस्टर्नी के अंदर ब्रांचेस नहीं होती, ठीक है। लेकिन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ब्रांची भी होते हैं और इलागेटेड भी होते हैं, ठीक है। These are irregular branching elements which form a network along with other elements, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। These are often free of ribosomes। ये यानी कि कहाँ पे पाए जाते हैं? इसके अंदर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, यानी कि ये स्मूथ, जो कि स्मूथ ईआर के साथ ही एसोसिएट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है वेसिकल्स। दीज आर ओवल एंड राउंडेड वैक्यूल लाइक एलिमेंट्स, ठीक है। इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप देख लेंगे राइबोसोम्स इसको सॉरी वेसिकल्स के, तो ये जो है इरेगुलर शेप तो होते हैं, लेकिन राउंडेड भी होते हैं, और जो है क्या कहते हैं कि राउंडेड भी होते हैं, और इसके अलावा जो है वो ग्लोबल शेप के अंदर होते। जी बिस्मा। अच्छा बेटा, आगे चलते हैं। इसमें कुछ आप पूछना चाह रही हैं बेटा? चलिए, इट्स ओके। अच्छा, all the elements of ER freely communicate with one another and contain fluid called endoplasm matrix in ER lumen। अच्छा, अब इसमें एक और चीज भी है, ये जो तमाम एलिमेंट्स है ये कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि इनके अंदर मिनरल पास आउट या इनके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो एक दूसरे से शेयर होती हैं, ठीक है। कंटेन अ फ्लूइड कॉल्ड एंडोप्लाज्म मैट्रिक्स। एंडोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह साइटोप्लाज्म फ्लूइड, लेकिन वो सेल के ऑर्गेनेल्स के बाहर होता है, लेकिन ऑर्गेनेल्स के अंदर अपना फ्लूइड होता है, हर किसी का अपना अपना फ्लूइड होता है, लेकिन एंडोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड होता है वो एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहलाया जाता है, विच इज प्रेजेंट इन द ईआर ल्यूमन, जो कि ईआर ल्यूमन के प्रेजेंट होता है। ईआर ल्यूमन क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी एक पिक होगी यहाँ पे, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अच्छा, अगर आप इस तस्वीर में जो है सेकंड वन तस्वीर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ब्लू लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि एंडोप्लाज्म रेंडिकुलम के अंदर जो आपको ब्लू लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये असल में सिस्टर्नल स्पेस है, इसके अंदर स्पेस होता है जो कि ल्यूमन कहलाता है, ठीक है बेटा। सिस्टर्नी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। सिस्टर्नी क्या होता है कि इलांगेटेड स्ट्रक्चर्स होता है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फ्लैटन होता है और पैरेलल होता है। इनके दरमियान जो स्पेस होता है जिसको सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमन कहा जाता है, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में आपको ल्यूमन की? अच्छा, दीज मैट्रिक्स डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स आउटसाइड द ईआर, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो है ना मैट्रिक्स एंडोप्लाज्म मैट्रिक्स उससे डिफरेंट होता है, ये फ्लूइड डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से, सही है। सर क्या डिफरेंस होता है? जी बेटा। सर क्या डिफरेंस होता है? जी बेटा, डिफरेंट क्या होता है? अच्छा, इसके अंदर मिनरल्स डिपोजिशन की डिफरेंस होते हैं, इसके अंदर जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, इसके अलावा जो है और भी इसके जो है बहुत सारे फंक्शंस हैं जो मैं आगे जाके बताऊंगा, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं होते, जो कि ईआर के अंदर परफॉर्म होते हैं, ठीक है। वो क्या क्या परफॉर्म होते हैं वो मैं आपको आगे जाके इसके स्ट्रक्चर के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। अभी अगर इस चीज में पड़ गए ना तो बाकी चीजें आपकी थोड़ी आगे रह जाएंगी, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आज ये आपका कंप्लीट हो जाए। अच्छा, द ईआर में आप ऐसा समझ लें कि सिर्फ मिनरल्स का डिफरेंशिएट है, उसके अंदर जो फ्लड्स के अंदर डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, उनका जो है
फंक्शन डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू इसके साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक और जो है वो क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर, आप इसको देख लें। द ईआर मे पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोट्यूब्यूल्स। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे आ गई, प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट डू मीन बाय प्लाज्मोडेस्माटा? आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल वाल के अंदर, सेल वाल मैडम ने आपको पढ़ाया होगा, जो कि सेल वाल जो प्रेजेंट किसके अंदर होती है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका ये? जी बेटा, एनीबॉडी कैन आस्क, एनीबॉडी कैन टेल मी। जी बेटा, किसी को नहीं आ रहा? प्लांट सेल। प्लांट सेल, बेटा प्लांट सेल जो है वो सेल वाल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और प्लाज्मोडेस्माटा का क्या फंक्शन है? प्लाज्मोडेस्माटा का सर ये छोटे छोटे वो होते हैं ना, गोल गोल क्या होते हैं? ये जो होते हैं सेल वाल पे प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे जो है वो क्या होता है कि वन सेल टू अनदर सेल जो है ना वो कम्युनिकेशंस होती हैं, वो वन सेल टू अनदर सेल जो है डिफरेंट मिनरल्स वगैरह जो है वो पास आउट होते रहते हैं, जो कि प्लाज्मोडेस्माटा का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अच्छा, डेस्मोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं कि डेस्मोट्यूब्यूल्स वो होते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट में कि ये जो है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म के दरमियान जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो पास आउट हो रहा था, जो राइबोसोम्स जो कि पास आउट हो रहे होते हैं, या मिनरल्स जो पास आउट होते हैं, वो इनके साथ डायरेक्ट कनेक्शंस होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट लाइक आप लोग फर्स्ट वन पिक में आप देख सकते हैं, इस पिक के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। न्यूक्लियस का अगर आप सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, इसकी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये एसोसिएट है, और ये लिंक्ड है जाके सेल मेम्ब्रेन तक, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन के इंटरनल जो पार्ट है ये एक सेल का है, और जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो दूसरे सेल का है। यानी कि दो सेल के दरमियान जो कनेक्शंस होते हैं, एक तो कनेक्शन होता है साइटोप्लाज्म का, दूसरा जो कनेक्शन होता है वो जो कहलाता है डेस्मोट्यूब्यूल्स का, वो ट्यूब्यूल्स का कनेक्शन होता है, जो कि डायरेक्ट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम टू एन अदर सेल के साथ। गेट बंद कर दें। ठीक है बेटा, आप ही गेट बंद। बेटा यहाँ पे बात ना करें प्लीज, अगर आपको आपस में बात भी करनी तो चैट में आप एक दूसरे को मैसेज कर लें, चैट बॉक्स के अंदर, यहाँ पे ना करें। अच्छा, तो ये आपने इसके अंदर जो है वो आपने फिजिकल स्ट्रक्चर आपने आपको आ गया होगा समझ में, आई होप। फिर मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको एक स्ट्रक्चर। जी, ये स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको गौर से देखें, डेस्मोट्यूब्यूल्स का ईआर के अंदर, ठीक है। ये एक रफ स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म। आप अगर इसके अंदर देखें तो दो फंक्शंस आपको नजर आएंगे डेस्मोट्यूब्यूल्स के भी, और जो है ये सेल टू सेल आप कनेक्शन भी देख सकते हैं थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, और इसके अलावा जो है डेस्मोट्यूब्यूल्स भी आपको नजर आएंगे इस तस्वीर के अंदर। ठीक है बेटा, अच्छा फिर मैं वहीं से कंटिन्यू करा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईआर, ठीक है। अच्छा, द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर आर कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स जस्ट लाइक अ सैंडविच्ड बाय टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स लाइक अदर मेम्ब्रेन्स इन द सेल वॉल। आ रही है बात समझ में? द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह इसकी मेम्ब्रेन भी जो होती है वो टू लेयर्स, यानी कि क्या होता है, टू लेयर्स बनती हैं, जो कि फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, ठीक है। सैंडविच आप समझते होंगे, ये कि दो दरमियान के बीच में जो भी चीजें जो मौजूद होती हैं वो सैंडविच कहलाती हैं। बाय टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लाइक अदर मेम्ब्रेन्स इन द सेल वॉल, जिस तरह बाकी मेम्ब्रेन्स के अंदर है, ठीक है। मेजर ऑफ फंक्शन, अब यहाँ पे मैं आपको जो है लेके आना चाह रहा था, जो कि अहम बहुत ज्यादा जो है चीज है, जो इसका मेन पर्पस है। मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज टू सिंथेसिस एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सीक्रेटरी प्रोटीन्स अक्रॉस द आरईआर मेम्ब्रेन। अच्छा, इसका जो मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सीक्रेट करना और सिंथेसिस एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि इसके अंदर जो है मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटीन, यानी प्रोटीन का जो है मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोटीन के अंदर जो है ब्रेकअप करना, उनके जो है नए सर से, यानी कि उनकी जो है एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखना या सीक्रेट करना प्रोटीन्स, ठीक, अक्रॉस द
RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। इसका मेन फंक्शन जो है ER का यही होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रांसलोकेशन ऑफ यानी कि प्रोटीन का मतलब प्लेस टू अनदर प्लेस को ट्रांसलोकेट करना, यानी कि कैरी आउट करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोटीन, ये भी आपने इंटीग्रेशन किसे कैरी आउट करना, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या करता है कि बहुत सारे जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं वो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म भी वो जो है ट्रांसलोकेट करता है, और बाजों का वन सेल टू अनदर सेल भी जो है वो प्रोटीन को जो है वो ट्रांसलोकेट करता है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोटीन, इसका मकसद है जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप लोगों ने मैडम को आप पढ़ाया होगा, ये एज अ इंटीग्रेटेड प्रोटीन का भी काम करते हैं, जो कि एम्बेडेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, जो कैरी आउट करते हैं। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप लोगों ने। अच्छा, फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द RER ल्यूमन, क्या होते हैं कि प्रोटीन्स के अंदर चेंज आते हैं, ठीक है। फोल्डिंग भी हो जाती है इसके अंदर, मॉडिफिकेशंस भी होती है। आपको पता है कि प्रोटीन्स कितने टाइप्स के कितने टाइप्स के होते हैं प्रोटीन्स? जी बेटा, सर किस बेसिस पे? प्रोटीन जो है स्ट्रक्चर के बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं? सर 4 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेशरी, ठीक है। इसके अंदर फोल्डिंग फोल्डिंग प्रोटीन्स भी होते हैं और उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होती रहती है इन द RER ल्यूमन। तो RER ल्यूमन कहाँ प्रेजेंट है? यानी कि स्पेस में, जहाँ पे रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? फिलामेंटेड, यानी कि वो स्केटर्ड होगा, इलांगेटेड होगा। उसका जो ल्यूमन होता है वहां पे ये फोल्डिंग और मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं प्रोटीन्स की। अच्छा, ये जो है प्रोटीन। अच्छा, आगे चलते हैं इसमें। सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड ऑन द साइटोसोलिक साइड ऑफ द SER मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड्स भी इसी के अंदर होती है, स्टेरॉइड्स ऑन द। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये होता है साइटोसोलिक साइड यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये फंक्शन इसका परफॉर्म होता है, और ये जो है एसोसिएट होता है SER मेम्ब्रेन के साथ, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ, ठीक है। इसमें सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड, ठीक है। ये जो दो फंक्शंस हैं, सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, और जो है SER मेम्ब्रेन के साथ होते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स वगैरह का रोल नहीं होता। अच्छा, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस इन द SER ल्यूमन एंड देयर रेगुलेटेड रिलीज इनटू द साइटोसोल। अच्छा, SER के अंदर क्या होता है कि ल्यूमन के अच्छा, ल्यूमन में जो है ल्यूमन स्पेस SER का, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 2 टाइप्स के ल्यूमन्स होते हैं। एक तो पाए जाते हैं RER रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। दूसरा जो ल्यूमन होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है, यानी कि उनके अंदर जो स्पेस होता है। जी बेटा सहीदा फातिमा। अच्छा, मैं इसको इस तरह भी आपको समझा सकता हूँ। एक मिनट बेटा, मैं पीछे ले जाऊँ आप लोगों सर सॉरी, ये पता नहीं गलती से दब जाता है, अजीब। मैं आपको थोड़ा सा फिर समझा देता हूँ, मैं तस्वीर पे जाके समझाता हूँ आपको। जी बेटा, ये अगर आप नीचे वाली तस्वीर देखेंगे, इसके अंदर अगर आप देखेंगे आपके पास दोनों टाइप्स के रेटिकुलम आपके पास मौजूद हैं। लेफ्ट साइड पे अगर आप आएंगे तो आपको स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नजर आएगा, जो कि किस शेप के अंदर होगा? ये ज्यादातर जो होता है विदाउट राइबोसोम्स होता है, और ये वेसिक्यूलर फॉर्म के अंदर होते हैं, यानी कि ग्लोबुलर बॉडी होती है, इतने ज्यादा इलांगेटेड या ब्रांची नहीं होते। बाजू का तो इसके अंदर जो है ब्रांचेस जो होती हैं वो ज्यादातर रफ एंडोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। अगर आप राइट साइड पे देखेंगे आपको इलांगेटेड स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है, और इलांगेटेड और ब्रांचेस के साथ भी है, ठीक है। इसका जो है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का जो ब्लू लाइक स्ट्रक्चर है, इसका स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसके अंदर प्रोटीन फोल्डिंग्स होती हैं और प्रोटीन मॉडिफिकेशंस होती हैं। और स्मूथ रेटिकुलम का जो स्पेस है ये भी ल्यूमन कहलाता है, लेकिन इसके अंदर जो है फास्फोलिपिड्स वगैरह और स्टेरॉइड का जो है वो फंक्शंस जो है वो परफॉर्म होते हैं। तो इसके अंदर ये डिफरेंशिएट है, ठीक है बेटा। अच्छा, आगे चलते हैं, मैं आपको दोबारा वहीं पे ले आता हूँ। ठीक है, तो इसके ल्यूमन्स के अंदर कैल्शियम आयन
प्रेजेंट होते हैं और एंड दे रेगुलेटेड रिलीज इनटू द साइटोसोल, जो कि बाद में कैल्शियम आयंस को कहाँ रिलीज करते हैं, कहाँ रेगुलेटेड करते हैं, साइटोसोल। साइटोसोल कहा जाता है साइटोप्लाज्म को, यानी कि साइटोसोल का यानी कि सॉल्यूशन या सॉल्वेंट भी इसको कहा जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट होता है ये वहां पे इसको डिस्चार्ज करते हैं, रेगुलेटेड करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे साइटोप्लाज्म का है। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये भी जो है इसका मेन फंक्शन है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है कार्बोहाइड्रेट की, वो भी जो है इसी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में ही जो है वो प्रेजेंट होती है। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन भी इसके अंदर होती है। ठीक है, एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। व्हाट यू मीन बाय ड्रग्स? ड्रग्स का मकसद ये है यानी कि कुछ इस तरह के टॉक्सिसिटी अगर आ जाए या टॉक्सिसिटी के वजह से सेल के अंदर डैमेज होना शुरू हो जाए, तो ये क्या करते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इनके अंदर जो प्रोटीन सीक्रेट करते हैं RER वगैरह, तो वो क्या करते हैं, वो इनको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। आ रही है बात समझ में बेटा? तो हर सेल के अंदर, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो इस तरह के प्रोटीन्स वगैरह सीक्रेट करते हैं, इस तरह के जो एंजाइम्स सीक्रेट्स करते हैं, जिसकी वजह से वो डिटॉक्सिफाई कर देते हैं ड्रग्स को या टॉक्सिसिटी को। ठीक है बेटा। अच्छा, ये इसके बाद टाइप्स ऑफ ER, ये आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन डिटेल के साथ मैंने आपको नहीं बताया। 2 टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। रफ यानी कि स्मूथ यानी कि ग्रेन्युलर विदाउट ग्रेन्युलेट, यानी कि वहां पे कोई डॉट डॉट या राइबोसोम्स नहीं होते, डज नॉट हैव राइबोसोम्स अटैच्ड टू द सरफेस, सरफेस पे कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। और ग्रेन्युलर का मकसद ही होता है द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जिसके अंदर सरफेस पे राइबोसोम्स मौजूद हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है, एक मिनट बेटा, हाँ, SER एंड RER चेंज इनटू ईच अदर एज पर द नीड सेल। ठीक है, इसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो या कुछ फास्फोलिपिड्स के लिए जो है वो सेल्स अपनी डेवलपमेंट जब करता है, तो इसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर और एनवायरनमेंट के मुताबिक। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं स्मूथ ER एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसको SER भी कहा जाता है। अच्छा, जिस तरह आप लोग पढ़ चुके, ये यानी कि पैरेलल नहीं होता इसका स्ट्रक्चर, यहाँ इसका स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो ब्रांची होता है। ठीक है, वेस्कुलर लाइक होता है और जो है हाईली कर्व्ड एंड ट्यूबुलर होता है। ठीक है, इसके अंदर ब्रांची भी पाया जाता है। इट फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टिंग सिस्टम ऑफ पाइपलाइंस व्हिच फॉर्म अ नेटवर्क थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो ये जो होता है इंटरकनेक्टेड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम किसके साथ, साइटोप्लाज्म के साथ। ठीक है, थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ठीक, इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स हार्मोन्स इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपको ग्लैंड्स की आपने स्टडी की होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं एनिमल बॉडीज के अंदर, तो ये ज्यादातर उनके अंदर एक्टिविटी के अंदर जो है स्मूथ ER जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, लिपिड कंपोजिशन ऑफ द ER मेम्ब्रेन इज डिफरेंट टू दैट अदर सेल कंपार्टमेंट्स। इसके अंदर लिपिड कंपोजिशन भी होती है। जी बेटा सैयदा फातिमा। सर गलती से दबे जा रहा है, मैं क्या अच्छा, करूं, सॉरी। अच्छा, अगर आप इस तरह अगर गलती से, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो मुझे तो फिर जवाब देना होता है ना। चलें, इट्स ओके। इट इज आल्सो वेरी फ्लूइड एंड डिसऑर्डर्ड ड्यू टू इट्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है फ्लूइड होता है, जो कि डिसऑर्डर होता है, क्योंकि इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये टाइप्स होते हैं फैटी एसिड्स के। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे चलते हैं। इट इज मोर प्रोमिनेंट इन सम सेल्स देन इन अदर्स डिपेंडिंग ऑन सेल फंक्शंस। ठीक है, तो इनका जो फंक्शंस होता है वो वेरी करता है सेल टू सेल। ठीक है, डिफरेंट सेल्स में कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ SER डिपेंडिंग नेचर एंड फंक्शन। तो नेचर और फंक्शन की वजह से स्मूथ ER जो होते हैं कि वो डिपेंड करते हैं कि वो प्रोमिनेंट होते हैं, उनका ज्यादा काम होता है, कुछ सेल में कम होता है, ये जो है वो सेल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर आप बड़ा वाजे देख सकते हैं, इसकी आप मेम्ब्रेन्स भी देख सकते हैं, इसका जो है अंदर आपको स्पेस भी ल्यूमन भी नजर आ रहा होगा। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, जिसमें एग्रेन्युलेटेड विदाउट राइबोसोम्स स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें इसके अंदर स्पेसिस भी अगर आपको नजर आ रहे हो तो ये भी प्रेजेंट है। स्पेसिस, एयर स्पेसिस जिसको कहा जाता है, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। Smooth ER is an arrangement of tubules, vesicles and sacs.
ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आप देखेंगे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स भी है, ट्यूब्यूल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, और जो कि ब्रांची ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका और फंक्शन ये भी है कि वेजिकल्स भी हैं। वेजिकल्स का स्ट्रक्चर यानी कि जस्ट लाइक ग्लोबुलर बॉडी होती है, ओवल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि आप सरफेस पे देख सकते हैं। सरफेस पे नहीं, यानी कि आप अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर नजर आएगा। अच्छा, द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एसीआर वेरीज बिटवीन द सेल्स, यानी कि इसका डिफरेंट होता है सेल्स के अंदर साइज और स्ट्रक्चर भी, ठीक है। The ACR can change within a cell lifetime to allow the cells to adapt to यानी कि चेंजेस और फंक्शन रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके अंदर आती रहती है चेंजेस, ठीक है। कोई राइबोसोम्स इसके अंदर नहीं होता सरफेस पे, ठीक है। ACR कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर एनवलप, ये भी जो है कनेक्टेड होता है न्यूक्लियर एनवलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। इसके अलावा द नेटवर्क ऑफ द ACR अलो देयर टू बी एनफ सरफेस एरिया फॉर द एक्शन और स्टोरेज ऑफ की एंजाइम्स। इसके अंदर भी जो है एंजाइम्स स्टोर होते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट्स ऑफ द एंजाइम्स, और एंजाइम्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी होते हैं, क्योंकि ये एंजाइम्स का मेन पर्पस प्रोटीन और एंजाइम का डिटॉक्सिफिकेशंस भी हैं, और जो हैं सेल्स के अंदर बाकी जो एक्टिविटीज हैं या ड्रग्स वगैरह की हैं या बाकी जो टॉक्सिक एलिमेंट्स आ जाते हैं उनको भी रिमूव करना या उनको भी डिटॉक्सिफाई करना भी है, ठीक है। द ACR इज लेस स्टेबल, इसके अंदर इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती। सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, इसके अंदर जो है वो नॉन प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस टेक प्लेस होते हैं, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और RER के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है बेटा। आ जाते हैं आज के लिए। जी बेटा, सर फंक्शंस पे आ जाता है। द ACR प्लेज एन क्रूशियल रोल इन वेरियस लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस लाइक प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन, steroids, carbohydrates metabolism, drug detoxifications, and synthesis of phospholipids and cholesterol, which are major components of plasma and internal membrane. तो इसका जो है स्मूथ ER के जो है ये क्रूशियल रोल होता है किसके अंदर, सेल के अंदर, जिसकी जो है आपको एग्जांपल में बता भी चुका हूँ। प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोटीन वन प्लस टू अनदर प्लस मूव करना, ठीक है। सेल के अंदर जहाँ पे नीड होती है तो वहाँ पे एक्टिवेट करना। स्टेरॉइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशंस हैं, एंड सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, जो कि मेजर कंपोनेंट आपको पता है कि प्लाज्मा के इंटरनल मेम्ब्रेन्स का होते हैं, ठीक है। अच्छा, इट आल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, और जो है इसका मेन जो प्रॉपर जो है या बेसिक आप फंक्शन देखने को वो ये भी है कि एक्सचेंज करता है मटेरियल्स को। वो मटेरियल्स जो हैं लिक्विड फॉर्म के में, ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में मेजॉरिटी जो होते हैं वो होते हैं जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मूव करता है या एक्सचेंज करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म वो यानी कि जो कि फ्लड जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। आगे चलें। इन सेल्स ऑफ द लिवर it contributes to the detoxification of drugs and harmful chemicals. जो लीवर के सेल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर लीवर पाया जाता है, ठीक है। लीवर के जो सेल्स होते हैं तो उनमें जो है ER का जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन डिटॉक्सिफिकेशन है ऑफ ड्रग्स एंड हार्मफुल केमिकल्स। तो जो अगर कुछ टॉक्सिन्स आ जाते हैं या हार्मफुल केमिकल्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का मतलब क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का मकसद ये यानी कि कुछ ड्रग्स अगर हम लेते हैं तो उनके जो है साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि वो बाकी चीजों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, या टॉक्सिक जो होती हैं टॉक्सिकेंट्स यानी कि पॉइजन वाली चीजें। अब फूड टॉक्सिन्स भी होते हैं, पानी के अंदर भी टॉक्सिन्स होते हैं, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं। या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, या इसका मकसद होता है यानी कि जो ड्रग्स के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं या जिसका जो है नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं या साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो अगर हम ड्रग्स ले लेते हैं तो उन जो है टॉक्सिसिटी को या उन टॉक्सिफिकेशंस को ये खत्म कर देते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। तो वो ड्रग्स जो इनके अंदर इतनी एबिलिटीज होती हैं उसको रिमूव कर देते हैं, उन जो है टॉक्सिन्स को खत्म कर देते हैं। एंड हार्मफुल केमिकल्स, या ड्रग्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं या सिंथेटिक जो केमिकल्स होते हैं या 3DD वगैरह या 1,4-D क्लोरो होते हैं, तो उनको भी ये रिमूव करते हैं। अमोनिया भी तो होता है ना, अमोनिया। जी बेटा, बहुत सारे इसके अंदर ड्रग्स में जो है वो टॉक्सिन्स आ जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स आ जाते हैं जो कि यूज करते हैं।
एंटीबायोटिक के अंदर भी आ जाते हैं, और भी बहुत सारे ड्रग्स के आपको पता है कि साइड इफेक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उनको ये डिटॉक्सिफाई, हाँ ये लिवर सेल जो है इसके अंदर ये एबिलिटी होती है, जो कि एसईआर की ही है। अच्छा, इन प्लांट सेल एसईआर एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स, ठीक है, थ्रू पिट्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स में बहुत ज्यादा फर्क है। आपको प्लांट सेल पढ़ाया गया है, मैडम ने पढ़ाया होगा आपको, आई थिंक, आई होप। पता है पिट्स और प्लाज्मोडेस्माटा में क्या फर्क है आप लोगों को? नहीं पता? नो सर, नहीं पता। अच्छा, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। इन प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है कि सर पिट्स आई थिंक सो डेड सेल्स होते हैं नहीं? पिट्स लाइक अ केविटी स्ट्रक्चर। प्लाज्मोडेस्माटा में तो जो होते हैं वो बिल्कुल माइन्यूट स्पोर होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सुराख होते हैं, लेकिन पिट्स एक केविटी होती है, एक यानी कि आप लोग जस्ट लाइक अ इंजरी, ठीक है, इसके अंदर जो है बड़ी बड़ी केविटीज बन जाती हैं सेल वाल के अंदर, तो वहां से भी जो है वो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म वन सेल टू अनदर सेल कम्युनिकेट करता है, या इनकी जो है एक्सचेंज ऑफ आयंस या एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स होते रहते हैं, ठीक है। तो पिट्स और प्लाज्मोडेस्माटा में ये फर्क है। तो पिट्स बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, ठीक है, ये एक डिटेल अलग से टॉपिक है। पिट्स आप ऐसे समझ लें कि सेल वाल पे जो केविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है या केविटीज होते हैं या ओपनिंग होती है, वो पिट्स कहलाती है, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर एसीआर क्या होता है कि एसीआर की वजह से लिंक होता है किसके दरमियान? साइटोप्लाज्म और सेल, दूसरे से एक साइटोप्लाज्म के दूसरे सेल, दोनों साइटोप्लाज्म के दरमियान थ्रू पिट्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। एसईआर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड रिपेयर ऑफ मेम्ब्रेन। सर सेकंड लास्ट वाली लाइन समझ नहीं आई। अच्छा, प्लांट वाली, यस। हाँ, इन प्लांट सेल एसईआर